हेलो फ्रेंड्स, पार्ट थ्री में अगर जाते हैं तो वहाँ पर आपको ऑनर्स पेपर पढ़ना पड़ता है 4 पेपर और एक जनरल स्टडीज़ पढ़ना होता है 1 पेपर। तो टोटल आपको 500 नंबर का एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये 400 नंबर आपका मेन मार्क्स होगा। 400 नंबर मेन मार्क्स होगा वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखेंगे, जैसे पार्ट 1 में आपका था 1 और 2 पेपर, पार्ट 2 में आप गए थे तो 2 और 3 पेपर हुआ था, सॉरी 3 और 4 पेपर था, और पार्ट 3 में आने के बाद 4 पेपर हो जाता, मतलब 5th पेपर, 6th पेपर, 7th पेपर, 8th पेपर, इस तरह से आपका टोटल 8 पेपर होता है। तो जिस सब्जेक्ट में अगर प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में पेपर 8 प्रैक्टिकल हो जाता है और ये 3 पेपर हो जाता है वह थ्योरी का। तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ता है कितना, और 100 नंबर का जो होता है 1 पेपर जनरल स्टडीज़ का, इस पर पासिंग मार्क्स चाहिए 33 मार्क्स, इतना नंबर होएगा तो आप पास कर जाएंगे। तो यहाँ पे हम बताएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री ऑनर्स का। तो पेपर 5 का इम्पोर्टेंट बताएंगे, 6 का, 7 का, 8 का, और एक जनरल स्टडीज़ होता है वो सब का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे। तो सबसे पहले पेपर 5 का बता देते हैं। उससे पहले एक और बात बता देते हैं, अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए या आपको गेस पेपर चाहिए, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। सबका 100 रुपया लगेगा, आपको पाँचों चीज़ का पीडीएफ मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको पेपर 5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध के कारणों तथा परिणामों की विवेचना करें। सेकेंड क्वेश्चन है, 1856 तक आंग्ल अवध संबंधों की विवेचना करें। थर्ड क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह की जीवनी एवं कार्यों का मूल्यांकन करें। फोर्थ क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स के सुधारों का एक लेखा जोखा प्रस्तुत करें। फिफ्थ क्वेश्चन है, कार्नवालिस के कार्यों का मूल्यांकन करें। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इसके गुण एवं अवगुणों का वर्णन करें। सेवेंथ क्वेश्चन है, सिंध के विलय की परिस्थितियों का उल्लेख करें, क्या यह उचित था। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। और 9th क्वेश्चन है, धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को इसने कैसे प्रभावित किया। और लास्ट 10th क्वेश्चन है, यहाँ पर सामाजिक आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में आर्य समाज की उपलब्धियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो ये पेपर 5 का है, यानी कि इसमें से करीब 5 या 6 क्वेश्चन जरूर आ जाएगा आपके परीक्षा में, और बनाना रहता है 5 क्वेश्चन ही। अब पेपर 6 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं। पेपर 6 में ये 2022 से 25 सेशन वालों के लिए है। और सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीयता के विकास के कारणों को रेखांकित करें। और सेकेंड क्वेश्चन है कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। थर्ड क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्यों की विवेचना करें। फोर्थ क्वेश्चन, भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण के कौन से कारक थे। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में कृषि के वाणिज्य के कारण के कौन से कारक थे। वही क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्यों का विवेचना करें। फिफ्थ क्वेश्चन है, 1914 से 1932 के बीच क्रांतिकारी आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। ये सब क्वेश्चन आपको करके जाना है। असहयोग आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखे। फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की विवेचना करें और कैबिनेट मिशन योजना पर प्रकाश डालें। 10वां क्वेश्चन है कि उन परिस्थितियों का वर्णन करें जिनके कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान के निर्माण के कारणों का वर्णन करना है। उसके बाद पेपर 7 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 7 में आपको ये सब क्वेश्चन को कर लेना है। तो यहाँ पे है कि प्रथम अफीम युद्ध के कारणों का उल्लेख करें। सेकेंड क्वेश्चन है, ताइपिंग विद्रोह किन कारणों से हुआ, ताइपिंग कार्यक्रम क्या था। फिर यहाँ पे है कि कोमितांग दल के क्या सिद्धांत थे, वर्णन करें। और फोर्थ क्वेश्चन है, मेजी संविधान की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। फिफ्थ क्वेश्चन, 1911 की क्रांति के पश्चात चीन में नव संस्कृति आंदोलन के उद्भव के क्या कारण थे, इस आंदोलन में बुद्धिजीवियों की क्या भूमिका थी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, चीन में 1949 की क्रांति की सफलता में कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका का वर्णन करना है यहाँ पे। सेवेंथ क्वेश्चन है कि जापान की विस्तारवादी नीति के मूल में विभिन्न विचारधाराएं कौन सी थी। एट्थ क्वेश्चन है, ताकुगावा युग के दौरान जापान में धर्म और संस्कृति के विकास की चर्चा करना है। नाइन्थ क्वेश्चन है कि चीन जापान युद्ध के मुख्य कारणों का वर्णन करें।
और पेपर 7 का लास्ट क्वेश्चन है, जापान में साम्राज्यवाद के पतन के कारणों का वर्णन करें। तो ये सब क्वेश्चन कर लेना है। और उसके बाद लास्ट पेपर 8 होता है 100 मार्क्स का, ये भी आपको करना है। इसमें भी ये सब 10 क्वेश्चन में से 5 या 6 क्वेश्चन जरूर आ जाएगा 2023 के क्वेश्चन से। यहाँ पे है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों को स्पष्ट करें। 1800 से 1829 के बीच अमेरिका की विदेश नीति का पुनरावलोकन करें। थर्ड क्वेश्चन है जेफरसन के लोकतंत्र के तत्वों का वर्णन करें। फोर्थ क्वेश्चन है थियोडोर रूजवेल्ट के उपलब्धियों का विश्लेषण करें। पाँचवा क्वेश्चन है अमेरिका गृह युद्ध के कारणों की विवेचना करें। स्पेनिश युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करना है। स्पेनिश युद्ध हुआ था उसके बारे में। फिर विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रमों का उल्लेख करें। एट्थ क्वेश्चन 1918 से 1933 के मध्य अमेरिकी अलगाववाद पर निबंध लिखे। नाइन्थ क्वेश्चन है अमेरिकी साम्राज्यवाद पर एक निबंध लिखे। 10th क्वेश्चन राष्ट्रपति FD रूजवेल्ट की विदेश नीति का वर्णन करें। तो ये सब क्वेश्चन पेपर 8 में था। अब यहाँ पे हम बताएंगे आपको जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़। एक पेपर होता है जनरल स्टडीज, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। जनरल स्टडीज़ में टोटल करीब 15 क्वेश्चन के आसपास मैंने गेस किया 2022 से 25 सेशन के लिए, जो थर्ड ईयर में है उनके लिए। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि वैसे तो पासिंग मार्क्स सिर्फ 33 नंबर होते हैं। अगर आपका 32 नंबर या मतलब 28, 29, 30 नंबर के आसपास आया तो आपको फिर से पूरे एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मतलब पेपर 5, 6, 7, 8 और ये जनरल स्टडीज़। इसीलिए कम से कम 33 मार्क्स हर हाल में आप लेकर आ जाइए। वैसे 33 मार्क्स मैंने जितना किया उसी में से आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के नाम लिखिए। गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। रश्मि रथी पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। गोदान पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य है। आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। फिर मैला अंचल के फणीश्वर नाथ रेणु। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास। उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है। रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत का लेखक है जॉन मेनार्ड केन्स। फिर उर्मिला के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। सत्य के प्रयोग के लेखक है महात्मा गांधी। आज़ाद बचपन की ओर के लेखक है कैलाश सत्यार्थी। तो ये तो पुस्तक के लेखक के नाम, इतना में से आपके एग्ज़ाम में मतलब 4-5 आने का बहुत ज़्यादा चांस है। कोई भी ग्रुप हो, सब ग्रुप के लिए मैंने गेस किया इसलिए इतना ज़्यादा हुआ है। निम्नलिखित तिथियों कैसे महत्वपूर्ण है। तो 1914 प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1930 दांडी मार्च हुआ था। फिर 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ था। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ था। और 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। 1950 में संविधान का पूर्ण कार्यान्वयन हुआ था। और 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद जो PV नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री का पद पर शपथ लिए थे, तो इसलिए फेमस है 1991। फिर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 1526 में मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ था। तो ये फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन है। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है। थर्ड क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसका जो विशेषता है, जैसे सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये तो शॉर्टकट में हम लिखे हुए, लेकिन इसी को आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से परीक्षा में। तो इसकी विशेषता है कि सबसे लंबा लिखित संविधान है, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त है, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है भारतीय संविधान में। फिर संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है, इसको भी एक्सप्लेन करना है। संप्रभुता का, फिर एकल नागरिकता, मौलिक अधिकार, ये सब संविधान की विशेषता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर है समाजवाद और गणराज्य इत्यादि, इतना सारा विशेषता। फिर चौथा क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, इसकी विशेषताओं का व्याख्या करें। तो सभी धर्म एक बराबर मानना ही धर्मनिरपेक्ष होता है, इसकी विशेषता ये सब है। जैसे सभी धर्मों के लिए समानता, राज्य और धर्म का अलग होना, धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध, सभी धर्मों का सम्मान, ये सब है। उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। तो स्टार्टअप इंडिया के बारे में लिख सकते हैं। फिर नई शिक्षा नीति, गरीबी निर्वाचन आयोग, चंपारण सत्याग्रह, वैश्वीकरण, स्वच्छ भारत अभियान, दांडी मार्च, उदारीकरण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दांडी मार्च, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आप नॉलेज कहीं से भी पढ़ लीजिए।
निर्धनता का दुष्चक्र मतलब ऐसी चक्र है जिसमें व्यक्ति गरीबी में फंस जाता है। इसका बहुत सारा कारण हो सकता है, जैसे कम आय, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य समस्याएं, फिर उसके बाद रोजगार की कमी, ऋण का बोझ, ये सब के कारण निर्धनता का दुष्चक्र यही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के मिश्रण को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। 5th क्वेश्चन तक हमने देख लिया। उसके बाद 6th क्वेश्चन यहाँ पर है कि लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो लोकतंत्र जानते होंगे, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता स्वयं अपनी शासन चुनती है। और लोकतंत्र की विशेषता में हो गया जैसे जनता का शासन, स्वतंत्रता मतलब फिर है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, कानून की समझ, मौलिक अधिकार, ये सब आता है। फिर उसके बाद है कि भारतीय कृषि संबंधी क्षेत्र की मुख्य समस्याओं का विवेचना करें। तो जलवायु परिवर्तन, मिट्टी की उर्वरता, सिंचाई की कमी, बाजार पहुंच की समस्या, किसानों का ऋण, ये सब कृषि क्षेत्र में समस्याएं हैं। अब ग्रुप बी में है कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण में से कोई एक जरूर आएगा, आप आराम से लिख सकते हैं। फिर ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत और उनकी उपयोगिता का वर्णन करें। तो इस सब का अलग अलग स्रोत है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, मानव निर्मित ऊर्जा में जैसे हो गया कोयला, पेट्रोलियम, ये सब का उपयोग आप लिख सकते हैं, क्या है, बेसिक है। और 5 विटामिन के नाम बताना तथा उनके उपयोग एवं स्रोतों का वर्णन करें। जैसे विटामिन ए का नाम है, रासायनिक नाम रेटिनॉल, उपयोग है कि आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। स्रोत हो गया गाजर, पालक, कद्दू, अंडा। फिर है कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, अगर विटामिन ए की कमी रहेगा तो इस तरह से हो सकते हैं बीमारी। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। इसका उपयोग अनाज, दालें मतलब इसका स्रोत है अनाज, दाल, मांस, मछली, दूध। और इसका उपयोग होता है रक्त निर्माण, ऊर्जा उत्पादन में काम करता है। अगर विटामिन बी की कमी होगा तो बेरी नामक रोग बीमारी हो सकता है। फिर विटामिन सी है, सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और यह इम्यूनिटी बढ़ाने में, घाव ठीक करने में मदद करता है। उपयोग इसका ये है, अगर विटामिन सी रहेगा तो ये सब आपका एकदम अच्छा रहेगा। और इसका स्रोत हो गया संतरा, आंवला, शिमला मिर्च, ये सब। और ये कमी से होने वाला रोग है एस्कर्वी। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, ये हड्डी दांतों को मजबूत करता है। और इसका स्रोत हो गया अंडा, दूध, दही, पनीर, रिकेट्स। तो इसी को एक्सप्लेन करना था, हम शॉर्टकट में लिखे। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल और ये इसका उपयोग है प्रतिरक्षा कार्य, त्वचा स्वास्थ्य में काम करता है। और स्रोत हो गया गेहूँ, पालक, मेथी, बादाम। और कमी से होने वाला जैसे जनन क्षमता में कमी, विटामिन ई की कमी रहेगा तो ये। उसके बाद विटामिन के भी होता है। अब उसके बाद 11th क्वेश्चन है कि किन्हीं 4 उर्वरक के नाम एवं उपयोगिता का वर्णन करें। जैसे यूरिया, यूरिया भी उर्वरक है। इसमें यहाँ पे इसका काम है मृदा और उर्वरा शक्ति बढ़ाने में। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का काम यहाँ देख रहे हैं कि ये मृदा की संरचना को बदलने में उपयोग मतलब मदद करता है। फिर अमोनियम सल्फेट मिट्टी को कोलोइडी बरकरार रखता है। कोलोइडी मतलब जो गीलापन होता है उसको बरकरार रखने में मदद करता है। फिर है सीगिल सुपर फॉस्फेट का काम है पौधे की वृद्धि और जड़ों का विकास करने में मदद करता है। तो 4 उर्वरक का नाम और उसका क्या उपयोगिता है यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, यहाँ तो शॉर्टकट बता रहे हैं। फिर उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग के कारणों की व्याख्या करें। तो ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से होता है, मतलब किसी भी तरह से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। और इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो CO2 बढ़ने का जितना सारा कारण है और जो प्रदूषण बढ़ने का जितना सारा कारण है वो सब कारण लिख देंगे तो ऑलरेडी इसका आंसर हो जाएगा। फिर है 13 क्वेश्चन है उज्ज्वला योजना के उद्देश्य एवं विशेषताओं का वर्णन करें। तो उज्ज्वला योजना जो गैस मिलता है सरकार की तरफ से वो सब उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आता है। तो उसका उद्देश्य ये थे कि घर में खुशी लाना, फिर बीमारी से मुक्ति, साफ सफाई इत्यादि सबको ध्यान में रखकर इसका उद्देश्य यही था। और उज्ज्वला योजना की विशेषता है कि स्वच्छ ईंधन का उपयोग को बढ़ावा देना, मुफ्त में LPG कनेक्शन वितरित करना और सब्सिडी के रूप में पैसा भी गवर्नमेंट देती है। तो ये सब उज्ज्वला योजना के उद्देश्य और विशेषता था। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके उपयोग एवं स्रोतों का वर्णन करें। तो कार्बोहाइड्रेट भोजन में पाया जाने वाला एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। इसका उपयोग शरीर में ऊर्जा प्रदान करना और मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करने और शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है। अब इसके बाद 1-2 और क्वेश्चन है, यानी कि
ये क्वेश्चन है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्य में विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका क्या उद्देश्य है ये आप अपना से लिख लीजिएगा। उसके बाद विशेषता क्या है ये भी बेसिक है। फिर संक्षिप्त टिप्पणी करने वाला में है नीति आयोग, महिला सशक्तिकरण, ओजोन परत, जैविक खेती, मिट्टी क्षरण, महामारी, एटीएम, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज आप देख लीजिए। जैसे आप सिंपली यहाँ से भी बोलेंगे, जैसे गूगल पर से भी आप अच्छे समझ सकते थोड़ा थोड़ा। जैसे यहाँ पे है, सर्च करना है जैविक खेती के बारे में हमें बताइए, तो जैविक खेती के बारे में यहाँ पे आपको बता देगा। तो इस तरह से भी आप सर्च कर कर के पढ़ सकते हैं, तुरंत हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।